श्रीनगर में हाथ में हारमोनियम लिए मिलता था, हारमोनियम हाथ में लेके क्या मेरा गाना सुन लो, तो बड़ा शौक था गाना सुनाने का, सुनने का। पिताजी ने एक दुकान खोल ली, वहाँ पे एक चक्की थी और एक राशन की दुकान, तो मैं राशन की दुकान में बैठता था, मुझे अच्छा लगता था। तो चैत की चैतवाली मैं आज इस मंच पे क्लियर कर दूं, मैं बचपन से ही चंद्र सिंह राय जी का और वीरेंद्र नेगी जो उनके सुपुत्र हैं और गणेश वीरान जी, नेगी जी, बकरुल्ला जी, इनकी कैसेट देखते ही मैं खरीद देता था, चाहे इनमें कुछ भी है। उन्होंने पोस्टर बना के भेजा, उस पोस्टर में गुंजन डंगवाल जी की फोटो थोड़ा छोटी लग गई, थोड़ी क्या बहुत ही छोटी लग गई। रातों रात अपने स्कूल का स्टार बन गया। पिछले चैत की चैतवाली में गुंजन को 1 रुपये भी नहीं मिला। सर नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते, कि मैं गुंजन बोल रहा हूँ। सर मैं गुंजन डंगवाल बोल रहा हूँ। मैं बड़ा कांप सा गया, मुझे नहीं लगता किसी उत्तराखंडी कलाकार ने आज तक मर्सिडीज ली या BMW ली। मेरा ड्रीम है वैसे, जिस दिन किस्मत में होगा उस दिन फिर से उठेंगे और लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमित सागर और आप मुझे चैत की चैतवाली गीत से जानते हैं और मैं आज अपनी लाइफ स्टोरी आपको सुना रहा हूँ बर्मिक हॉल के मंच पर। तो जीवन की शुरुआत जैसे सभी की होती, मेरी भी बालपन से शुरुआत हुई। मेरा जन्म हुआ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में। मेरी माताजी शिक्षा विभाग में थी और पिताजी मेरे एसएसबी में थे। तो घर में थोड़ा संगीत का मेरे माहौल बचपन से था। मेरी माताजी को म्यूजिक पसंद था, स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में। तो घर में माहौल थोड़ा संगीत का पहले से था। हम लोग संगीत पसंद करते थे घर में सुनना, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, लता मंगेशकर जी के, यशोदास जी के, हरिओम शरण के भजन। मेरे पिताजी को शौक था कैसेट लाने का और टेप रिकॉर्ड में बहुत शौक था, तो हम लोग गाने वगैरह सुनते रहे। तो मेरे शुरुआती गुरु संगीत में हरिओम शरण जी, अनुप जलोटा के भजन और उस टाइम के जो फिल्मी गाने आ रहे थे। मेरा बहुत ज़्यादा क्रेज रहा संगीत के प्रति, गाने सुनने का। मेरे पास जब भी पैसे इकट्ठे होते थे, कुछ 1-2 रुपये, तो मैं उससे गाने रिकॉर्ड करवाने जाया करता था। और साथ साथ जब मैं कक्षा 5 में आया तो मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगी, मुझे चक्कर आने लगे, कुछ बेहोशी वगैरह होने लगी। घर वाले परेशान हो गए। मैं श्रीनगर में रहता था, इतना ज़्यादा वहाँ स्वास्थ्य को लेके महकमा इतना तैयार नहीं था। तो वो थोड़ा घर वाले परेशान हुए। फिर मुझे जब थोड़ा दिक्कत होने लगी तो पिताजी लोग मेरे को दिल्ली ले गए और दिल्ली में मेरा को सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया गया। तो वो एक प्रॉब्लम ब्रेन में थी कि मेरे को चक्कर आते थे कभी कभी। तो वो धीरे धीरे करके 1-2 साल में ठीक हो गई बीमारी, लेकिन घर में मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा। कुल मिला के हमारे थे, तो मुझे सभी भाई बहनों से और सभी की तरफ से मैं कुछ भी गलत सलत भी करूँ तो मुझे कुछ नहीं कहा जाता था, क्योंकि लोग लगता था बीमार है। और म्यूज़िक मुझे पसंद था, गाना बजाना। मैं बचपन से ही कोई गाना सुना, कुली फिल्म का, अमिताभ बच्चन का सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो मैंने घर में कोई भी डब्बा मिला उसे सर में उठा के चलना शुरू कर दिया कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और मुझे गाने का शौक बड़े भाई साहब की तरफ से आया। मेरे बड़े भाई साहब बहुत गाना पसंद करते थे और वो मिमिक्री भी करते थे और मैं भी अपने स्कूल में मिमिक्री करने लगा। पढ़ने लिखने में मेरी रुचि नहीं थी, पढ़ने लिखने में, है ना। तो कक्षा 5 में, क्लास 5 में, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल में श्रीनगर में। तो क्लास 5 में मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उन दिनों क्लास 5 में भी और 6th में भी हर क्लास में फेल करने का नियम बहुत अच्छे से चल रहा था। काफ़ी बच्चे फेल होते थे, हमारे 10-20 बच्चे एक साथ, हम दोस्त सब फेल हो गए। तो उसके बाद मुझे फिर स्कूल में बैक बेंच में बैठा करते हम लोग। तो एक दिन सर आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्लास में सबसे भाई कि कोई गाना वाना भी गाता है कुछ। तो दोस्तों ने कहा ये गाता टेबल बजा बजा के। तो मैंने गाना गाया, तो गाना था सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, दीवाना फिल्म का। तो सर को लगा अरे ठीक गा रहा है। फिर मैंने कहा मैं मिमिक्री भी करता हूँ। लोगों ने कहा सर एक्टिंग करता है, तो मैं मिमिक्री करता था उस समय। तो उनको पसंद आई देवानंद वगैरह की कैसेट आई थी पिकनिक करके, सुदेश भोसले जी की। तो मैंने उसमें से कुछ आइटमें तैयार कर ली थी बचपन में ही। तो 15 अगस्त के दिन उन्होंने मुझे मंच पे बोल दिया कि तुम करोगे परफॉर्मेंस। तो मैं गया और मैंने परफॉर्म किया। मेरे को कोई शर्म थी नहीं, छोटा था मैं।
तो मैंने किया, तो मैं रातों रात अपने स्कूल का स्टार बन गया। और ये सीरियसली कह रहा हूँ मैं कि मैं जब हमारे यहाँ सीसीए का पीरियड होता था केंद्रीय विद्यालय में, जो लोग पढ़े होंगे वो समझेंगे उस बात में कि हमारे शनिवार इतवार को सीसीए का पीरियड होता था और मुझे मंच में भेजा जाता था और मेरे हर कदम पे बहुत तालियां बजती थी। मैं स्टेज में जाते जाते मेरे बहुत तालियां बजती थी और मैं मिमिक्री करता था, गाना कम गाता था, मिमिक्री करता था। फिर हमारे पिताजी रिटायर हो गए। पिताजी ने एक दुकान खोल ली, वहाँ पे एक चक्की थी और एक राशन की दुकान। तो मैं राशन की दुकान में बैठता था, मुझे अच्छा लगता था और मैं अपने मोहल्ले में दुकानदारी करने लगा। वो दुकानदारी 2-3 साल तक चली और दुकानदारी चली कई वर्षों तक, 2-3 साल तक मैं उसमें एक्टिव रहा। उसके बाद दुकान, फिर पिताजी भी व्यस्त हो गए, मैं भी थोड़ा सा कॉलेज चला गया। कॉलेज में फिर हाँ, मैं एक बात तो थोड़ा भूल गया बीच में, 10th क्लास में मुझे गुरुजी मिल गए श्रीनगर में। हमारे पिताजी ने रिटायरमेंट में कार भी ले ली। वो कार ज़्यादातर ख़राब रहती थी तो मैं गैरेज में उसको ठीक कराता रहता था जब भी। तो हमारे पिताजी ने मेरे को एक दिन, मैं बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त गुजरा था, उसके पास कॉपी थी, उसमें सारे गामा कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा मैं सीखता हूँ। मैंने कौन सिखाते हैं? तो उसने हमारे गुरुजी दिनेश कृष्ण बेलवाल जी का नाम लिया। तो मैं उनके पास, मैंने कहा मुझे भी सीखना है वहाँ, और मुझे अच्छा लगने लगा। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया तो मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, है ना, क्योंकि मैं डरता था अपने गुरुजी से बहुत। और गुरुजी ने कभी मुझे डराया नहीं, पर मेरे अंदर पता नहीं क्यों आज मैं किसी के सामने भी परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी दिनेश कृष्ण बेलवाल जी हैं, मैं उनके सम्मुख थोड़ा सा झिझका सा रहता हूँ। मतलब इतना हम क्लोज भी नहीं थे, इतने दूर भी नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं, बहुत दूर नहीं है, लेकिन मैं उनकी बड़ा सम्मान करके उनके साथ ज़्यादा इंटीमेट नहीं हूँ, लेकिन उनकी बड़ा रिस्पेक्ट करता था। मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में परफॉर्मेंस नहीं दी और मैं कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा था और बेकार बच्चे सभी मतलब परफॉर्म कर रहे थे। मुझे संगीत थोड़ा बहुत आने लगा था ना उसमें। सेकेंड ईयर में था जब मैंने परफॉर्म किया, तो मेरी मुलाकात हुई अतुल शाह, गढ़वाली एक स्टार थे हमारे, आर्टिस्ट एक्ट करते थे नेगी जी कई गानों में, प्रथम भरतवाण जी के गानों में। तो उन्होंने मुझसे, वो नेगी जी ग्रुप में भी कोरस करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो एनुअल फंक्शन के दौरान की बात है, मुझे बहुत शौक था। और मेरे को जितने पुराने म्यूजिशियन जानते हैं कि मैं श्रीनगर में हाथ में हारमोनियम लिए मिलता था, हारमोनियम हाथ में लेके, क्या मेरा गाना सुन लो, मुझे बड़ा शौक था गाना सुनाने का, सुनने का, संगीत का बड़ा लव था। तो मेरे को ले गए नेगी जी के, उन्होंने कहा नेगी जी का प्रोग्राम है तो चलेगा नेगी जी के साथ। तो मैंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को थोड़ा था कि मैं क्लासिकल वाला हूँ, क्लासिकल गढ़वाली हाँ है ना, गढ़वाली गाने गाता था मैं, लेकिन थोड़ा सा मैं गुरुजी से अपने थोड़ा डरता था कि यार मैं अगर आपको मेरे शो में मिल जाएगा, मैं हिंदी गज़लें गा रहा हूँ, अचानक मैंने गढ़वाली गज़ल गाना शुरू किया, हाँ तो ढल की आंखों में। तो मैंने गुरुजी की तरफ भी बोला, गुरुजी में एक मोहन सिंह रावत जी वहाँ पे, तो एक फोक्स म्यूजिक में और क्लासिकल म्यूजिक में बहुत गहरी खाई है। पर अतुल भाई भी विद्वान आदमी है, वो मेरे को सीधे ले गए घुमाते घुमाते। हम शादी में गए थे दोनों, किसी की पौड़ी में शादी में, बस में गाड़ी में हमारी बात हो रही कि यार नेगी जी के प्रोग्राम में चलेगा, मैंने मना कर दिया। तो मेरे को घुमा के ले गया नेगी जी के घर सीधे। अब वहाँ दरवाज़ा नॉक किया तो हमारे दिनेश रावत जी हैं, वो नेगी जी के साथ कीबोर्ड बजाते हैं, उसका मेरी पहली मुलाकात हुई दरवाजे में। और वहाँ पे एक रामचरण जो है ढोलक बजा थे, तो नेगी जी से मेरी मुलाकात उस दिन प्रथम हुई। तो नेगी जी ने कहा भाई ये अतुल भाई ने कहा लड़का है, बोल तो नेगी जी बोले तो डरा दिमा कि अच्छा मेरा गाना भी सुन रहा है तो सुन, क्लेंस नेगी जी गाना कौन नहीं सुनता, सब सुनते हैं नेगी जी गीत, मेरे को सुन दो चाहो। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई गीत करते हैं। तो सीधे रिहर्सल शुरू हो गई ना, सुर बताओ क्यों जाऊँ कि दो से। अब शायद नेगी जी को भी पता नहीं था, अतुल भाई ने मुझे बताया नहीं था कि वो मुझे नेगी जी से, और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि नेगी जी से अतुल भाई ने पहले कहे थे कि मैं अमित को ला रहा हूँ, ये लड़का अच्छा गाता है, या जो भी बोला होगा ये आपके साथ चलेगा। मैं तो रास्ते में मना कर चुका था, हमको लगा था हाँ बोलेगा। चलो जी, नेगी जी ने फिर सुना, वो ठीक है तो भोलपुर आंचल कोटद्वार जाना है कर्णाश्रम, ये सन 2000 की बात है, शायद 99-2000 की बात है। अब मुझे म्यूजिक बहुत पसंद, और मैं तो पागल हो गया नेगी जी के सामने बैठ कर। उनकी इतना उनके प्रभाव था, उनकी जो सोल है उसका इतना बड़ा प्रभाव था हम पे कि मैं कुछ कह नहीं पाया। और हम लोग बाहर आए, अतुल भाई मेरे को ले गए, मैं भूल गया सबके, चलो यार कल जाना है नेगी जी के साथ, और मैं नेगी जी के साथ प्रोग्राम करने चले गया कोटद्वार। शादी में निपटाई रात को, और दूसरे दिन मैं अतुल भाई कोटद्वार चले गए।
तो फिर मैं रास्ते में गाड़ी रुकी तो घन्ना भाई गाड़ी में आए, फिर आगे गाड़ी हम पहुँचे वहाँ तो मीना राणा जी आ गई, अनुराधा निराला जी आ गई। सन 2000 की बात है, 2099 की बात है। तो दोनों लोग आते गए, मीना राणा जी आ गए। फिर फ्लूट में एक सैली भाई हुआ करते थे, सैली भाई थे बेचारे, वो स्वर्ग हो गए। तो वो फ्लूट में आए, वो हिंदी के थे, बहुत मास्टर आदमी थे फ्लूट के। मैंने उनको फ्लूट बजाते हुए देखा, मैंने कहा तो क्लासिकल फ्लूट बजा रहे हैं। तो मैं उनके साथ बात करने लगा, मुझे लगा मेरे विषय के हैं थोड़ा सा, और मुझे बहुत अच्छा लगा शो करके। शो के बाद नेगी जी ने मुझे एक पेमेंट दी और मुझे लगा यार को बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं मेरे को और अच्छा मंची मिल रहा है, और नेगी जी के बगल में खड़ा हूँ, सौभाग्य की बात थी हमारे लिए। तो उसके बाद फिर आगे भी शो होते रहे, मैं नेगी जी के साथ जुड़ गया ग्रुप में, और मुझे सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ 7-8 साल तक रेगुलर एज ए कोरस रहा। रिकॉर्डिंग्स में भी यदि भगियानी सुनी होगी आपने, नई नई फ्यूचर, नौछमी नारायणी, जितनी भी कैसेट्स रही, और भी कुछ कैसेट्स में नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें मैं नेगी जी के साथ सह गायन करता था। हम लोग यहाँ श्रीनगर से जाते थे, नेगी जी चाहते तो वहीं पे, बहुत कोरस था दिल्ली में, वो ले सकते थे किसी को भी, अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन वो भी अपने इन्हीं बच्चों को मौका देते थे जो उनके साथ ग्रुप में है। तो वो चलता रहा। फिर नेगी जी मुझे मंच में सोलो गाने का भी मौका देते थे, तो मेरे को बड़ा बल मिलता था, नेगी जी से अप्रिशिएशन मिलती रही। मैं ग्रुप में 6-7 साल उनके साथ रहा। मैंने श्रीनगर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोल दिया हमने, और वजन बढ़ने के साथ साथ में थोड़ा सुस्त हो गया यार, शोज़ वगैरह में मैं जा भी नहीं पाऊँगा। फिर मैंने स्टूडियो खोल तो नेगी जी का भी रहता था कि अरे तो बिजी हो गया इस टाइप से कुछ, और बच्चे अब नए आ गए हैं, मैं ग्रुप से हट चुका हूँ, अतुल भाई भी हट गए हैं, तो थोड़ा व्यस्त हो गया मैं रिकॉर्डिंग्स में। श्रीनगर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल दिया। तो हम घर में गढ़वाली बोलते थे और बहुत अच्छे से गढ़वाली बोलते थे, लेकिन गढ़वाली गीत लिखना मैंने सोचा नहीं था कि हिंदी गीत तो मैं बचपन से लिख रहा था। 9th क्लास से मैंने गज़लें लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन गढ़वाली साहित्य लिखना मेरे लिए बड़ा टफ था, जबकि मैं गढ़वाली घर में बोलता था, काफ़ी घर में गढ़वाली का माहौल था। नेगी जी, चंद्र सिंह राय, बगुल्ला जी सभी गीत सुनते भी थे, लेकिन गीत लिखने का था नहीं। तो उस समय गणेश वीरान जी ने मेरे को कहा कि मेरे गीत जो है वो कर लो। तो मैंने वीरान जी का एक गीत नाच मेरी वीरा, वो खैर फोक सॉन्ग है, तो उसमें कुछ वीरान जी के भी इनपुट्स थे और जगदीश बकुला जी ने उससे पहले गाया था, तो उसको मैंने फ्यूज़न किया। और वो गीत मैं, क्योंकि उसमें वीडियो भी बनाया था, वीडियो में खुद एडिट करता था, तो बनाया बगैर खर्चे के, है ना, कोई खर्चा नहीं, अपने स्टूडियो में बनाया, अपना वीडियो बनाया, 2-2.5 हज़ार में शायद वीडियो बन रखा उसका। और लोगों ने देखा यार कि ये बंदा ढोलक बजा रहा है, तबले बजा रहा है। मुझे साज बजाने का बड़ा शौक बचपन से था कि कई इंस्ट्रूमेंट में बजाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी मोहन सिंह रावत जी भी बहुत साज बजाते हैं, तो मैं उनसे प्रेरणा लेके, मुझे आज भी अगर मेरे पास कुछ कहीं मैं कोई नई चीज़ लेता हूँ तो कोई अलग अलग लोग लेते हैं, कुछ गैजेट्स लेते हैं, कुछ कोई फ़ोन लेता है, मैं हमेशा इंस्ट्रूमेंट लेना पसंद करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट में लेता रहता हूँ, मेरे पास कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस तरीके से, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि उनको बजा पाऊँ। तो उस गाने में लोगों ने देखा कि अरे कई साज बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, तबला बजा रहा है, बैकपाइप बजा रहा है, कीबोर्ड, तो लोगों को शायद वो पसंद आया, उसमें सिंगिंग भी थी थोड़ा, तो लोगों को थोड़ा पसंद आया वो। तो फिर उसके बाद मैंने एक गाना वीरान जी का और चुमड़ी दी सगर के गीत था, उसको भी मैंने, वो उन्होंने मुझे गीत दी, किस ढंग से गीत है, उसको मैंने फ्यूज़न किया और लोगों को वो भी पसंद आया, अलग था थोड़ा गढ़वाली में। इससे पहले मैं गढ़वाली कोलावरी भी गा चुका था, बहुत कम लोगों को पता है। कपलू जंगोर और खांदाबाड़ी, वो मैंने और अनिल चंदोला, हमारे अमर उजाला में पत्रकार हैं, हम दोनों ने गीत गाया था और ये काफ़ी वायरल हुआ था उस समय के हिसाब से। 2G 3G नेट था, नेट उस समय लोगों को चलता भी नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको सुना था, जबकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे इतना पसंद था नहीं वो, लेकिन लोगों को थोड़ा, आज की डेट में देखिए ये भी एक दुर्भाग्य है कि लोग बाग फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कोई अच्छी चीज़ खाने की, काजू बादाम खाने की। तो मैं उसके खैर समय बदल चुका है, तो समय के साथ साथ म्यूज़िक भी बदलता है, लेकिन अब लोग समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो समय कोलावरिटी गढ़वाली की है। फिलहाल मैं फिर उस पर आता हूँ कि गणेश वीरान जी ने मुझे चुमड़ी दे सिद्ध दिया, चुमड़ी दी समय ने किया। उसके बाद साहब वो मुझे यूका अवार्ड में बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए, दोनों गानों के लिए। मैं लोगों की नज़र मान लगा। यूका अवार्ड की बड़ी अच्छी रेपो है आज भी, उस समय बहुत ज़्यादा थी, और तो वो फिल्म अवार्ड शो करवाते थे गढ़वाली फिल्मों का, तो मुझे उसमें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। मैंने कहा तो कमाल हो गया, ये लोग मेरे को इस परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हैं। और इसी तरह के छोटे छोटे जो होते हैं अप्रिशिएशन, इससे आदमी कलाकार को लगता है कि मुझे इसमें करना चाहिए। फिर मैं और गाने भी करने लगा। फिर मुझे एक दिन फ़ोन आया, रजनीश अग्निहोत्री हैं जो
एक पेज चलाया करते थे, नेगी जी के नाम से था वो पेज, है ना। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के नाम से पेज चला था। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि यार एक नेगी जी का गीत करो तुम, और हमारे पेज में करना, उसको इसके लिए कर देना। मैंने कहा फेसबुक यूट्यूब के लिए। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं कॉपीराइट वगैरह को लेकर बड़ा सजग था। तो मैंने कहा मैं नेगी जी का गीत करूँगा, दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप करो नेगी जी से बात, मैं खुद भी कर सकता था पर मुझे लगा कि शायद ये बात करेंगे। तो उन्होंने बात करी नेगी जी से। फिर मैंने नेगी जी को कॉल किया, तो मैंने नेगी जी से, उन्होंने कहा नेगी जी से मैंने बात कर दी, आप कर लो। तो मैंने नेगी जी से कहा कि मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार कॉपीराइट से बड़ा डरते थे उस समय। तो मैंने नेगी जी को कॉल किया कि यार ये गाना है ताचुमा ताचुमा चुम, मैं करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि जो जो उन्होंने कहा है उनको क्योंकि बड़े आदमी को याद नहीं होता, तो मैं उन्होंने कहा था कि तो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो मैंने उस गीत को किया। उसमें मैंने वही फ्यूज़न, थोड़ा अलग स्टाइल, सरगम वगैरह भी आ गई, बीच में कुछ तबले के बोल भी आ गए, लोगों को पसंद आया। मुझे लगता है शायद उसमें जो व्यूज़ थे, जिसमें कमेंट थे, आज भी उसमें लोग कमेंट वगैरह व्यूज़ आते रहते हैं। उस समय नेट बहुत कम था, है ना, नेट उस समय 2G 3G चल रहा था, लेकिन लोगों ने काफ़ी देखा, वो काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद मुझे फिर शोज़ के लिए भी लोगों ने बुलाना शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा यार कुछ इस तरह से मैं गीत कर रहा था, कवर कर रहा था, और कोई दिक्कतें भी नहीं थी, है ना। तो इसके बाद श्रीनगर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो चल रहा था, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था बहुत सारे लोगों की, बहुत रिकॉर्डिंग कर रहा था। और रिकॉर्डिंग्स सिर्फ पैसे कमाने के मकसद था कि जैसे भी गाना आ रहा है। और मेरा सौभाग्य कहीं दुर्भाग्य, मेरे पास कोई सिंगर, मुझे लगता नहीं कि धूम सिंह रावत को छोड़ के कोई ढंग का सिंगर आया जो कि मुझे लगा हो कि ये इसके गाने पे मैं काम कर सकता हूँ। तो एक गाना धूम सिंह रावत जी का आया था, सरी कहो, मैंने अच्छे से म्यूजिक करके दिया था। बाकी सिंगर्स मेरे को वैसे मिले, और मतलब ठीक भी मिले होंगे, लेकिन ज़्यादातर वैसे मिले जो कि नौसिखिया थे, या करना तो चाहते थे पर उनका काम कुछ और था, है ना। उनका काम कुछ और था, कोई बिजनेसमैन था, कभी एक गाना गा लेंगे इस टाइप की। तो मैं पैसे तो कमा रहा था, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन, यार मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो काम करने में, रिकॉर्डिंग में। पर मैं कर रहा था, जब कोई अच्छा गाना होता, पर मैं अपने गाने करता था। तो मेरे से कई लोगों ने बात कही कि यार आप अपना गाना तो अच्छा करते हो म्यूज़िक, दूसरों का क्यों नहीं करते हो। ये एलिगेशन था मेरे पे, आज भी लोग कहते हैं। लेकिन मेरे पे जब भी कोई कंपोजिशन अगर अच्छी आई होगी, तो मैंने 100% कोशिश करी कि उसको अच्छे से अच्छा किया जाए। सिंगर भी अच्छा होगा, अब आप बहुत अच्छा ट्रैक बना रहे हैं, सिंगर अच्छा नहीं गा पा रहा है, या ट्रैक ही ख़राब है, सिंगर भी अच्छा नहीं है, तो ये खैर ये कला का जो विषय है, इसमें सबसे मुख्य जो काम करता है वो करता है आपका किस्मत या नसीब। वक्त पे चीज़ें होती हैं, वक्त पे चीज़ें चलनी शुरू होती हैं सभी के लिए। तो उस समय इसी टाइम पे मेरे से गुंजन डंगवाल जी की मुलाकात हो गई। तो गुंजन उस समय घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो गुंजन का मुझे कॉल आया कि गुंजन से मेरे को हमारे अरुण हिमेश मित्र हैं, उन्होंने मिलाया। तो गुंजन आने लगे स्टूडियो में कुछ डबिंग के लिए, वो समय स्टूडेंट थे वहाँ पे। तो आते थे, बड़ी हम लोग साथ में काम कर रहे थे। उन्हें 1-2 गाने मेरे, उससे पहले भी एक रांझना करके गीत किया। उसके बाद मैंने एक गाना किया चैत की चैत वाली। उसका भी बड़ा लोगों का, देखिए मैं उससे पहले भी कई फ्यूजन कर रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, जबकि वो चलते नहीं थे। लेकिन जब मैंने चैत की चैत वाली किया तो उस पर कई एलिगेशन हुए कि ये है वो है बहुत, क्योंकि बड़ा गीत हुआ तो उस पर कई चीज़ों ने होना था। तो मैंने महसूस किया कि आज अब मैं कवर करना अवॉइड करता हूँ। इस वजह से मेरे से कई लोग कहते हैं कि आप वाला गाना कवर कर लीजिए। मुझे लगता है कि कुछ गाने मेरे दिमाग में कि बहुत अच्छे कवर किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो छीछा लेदर होती है उस चक्कर में मैंने कवर करना ही बंद कर दिया। तो चैत की चैत वाली साहब शुरू हुई। तो चैत की चैत वाली मैं आज इस मंच पे क्लियर कर दूं, मैं बचपन से ही चंद्र सिंह राय जी का और वीरेंद्र नेगी जो उनके सुपुत्र हैं, और गणेश वीरान जी, नेगी जी, बकरुल्ला जी, इनकी कैसेट देखते ही मैं खरीद देता था, चाहे इनमें कुछ भी है। क्योंकि मैं लोगों को, ये मेरे मूड का काम करते थे। वीरेंद्र नेगी जी को मैं बहुत, जब मैंने पहली गढ़वाली कैसेट रिकॉर्डिंग करवाई, वीरेंद्र नेगी जी से म्यूजिक करवाया सन 2003 में। उस समय उस कैसेट में काफ़ी स्लो गाने थे, मैं उसे रिलीज़ तक नहीं करवा पाया उस समय। गीत कैसेट रिलीज़ ही नहीं हुआ, वो उसका वीडियो ही बना तब भी वो रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ा स्लो गीत थे और उन दिनों थोड़ा फास्ट गाने चल रहे थे, है ना। उसके बाद मैंने एक बार एक कैसेट और भी रिकॉर्ड किया, जो मेरे खैर स्ट्रगल की बात है। राजा हसन सारेगामापा फेम है, इनके साथ मैंने हिंदी एल्बम बनाया। एक म्यूज़िक मैंने किया था, मैंने राजा हसन जी से गवाया वो, लेकिन वो एल्बम में रिलीज़ नहीं करवा पाया किसी, मतलब बहुत कोशिशें करी गई, वो एल्बम ही रिलीज़ नहीं हो पाया। अपना पैसा लगा कि मैंने रिलीज़ करवाया उसको, 1000 करीब कॉपी बनवाई, और उसमें बड़ा दुख हुआ मुझे कि 1-1.5 लाख रुपए खर्चा भी हुआ और
कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने अनुराधा पौडवाल जी के साथ भी एक भजनों का एल्बम बनाया, वो भी किसी कंपनी ने करवाया था। और भाग्य की बात है कि अच्छा भजन का एल्बम बना था और वो रिलीज़ हुआ, तब तक आपदा आई, और आपदा में जो माल हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ हमारा टारगेट था कि उधर ही बेचेंगे, तो वो कैसेटें वहाँ पे वो सारा माल जो है बह गया। जो 3000 पीस बने थे, हमको उम्मीद थी वो बिकेंगे, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। हमारे नरुल है, पी पार्क कंपनी उनकी है श्रीनगर में, तो उन्होंने उसको बनवाया था। लेकिन वो भी वही मैं कह रहा हूँ कि भाग्य से जब चीज़ें होती हैं तो अपना आप होती चली जाती है। तो मेरा और गुंजन की मीटिंग हम मिले। मैं थोड़ा बहुत सक्सेस उस समय हल्का फुल्का हो चुका था, उससे पहले मुझे कुछ जगहों पे अवार्ड कर दिया गया था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा अलग काम था, थोड़ा संगीत सीखा हुआ था, तो लोग पहचानते थे कि संगीत की जानकारी इनको, लेकिन एक सक्सेसफुल सॉन्ग नहीं था मेरे पास। और मुझे लगता भी था कि जो सक्सेसफुल होने थे सिंगर वो हो चुके हैं, अब कोई हो नहीं पाएगा, बहुत टफ है। लेकिन यूट्यूब उस समय थोड़ा थोड़ा करके चल रहा था। तो चैत वाली जब हमने करी तो मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक स्टाइल उसका बना चुका था, है ना। उसके बाद मैंने उसे गुंजन से मैंने कहा गुंजन तुम इसको करो अच्छे से। तो गुंजन को मैंने फ्री हैंड करके दिया और गुंजन ने उसको मुझे एक हफ्ते के बाद सुनाया, और वो बहुत अच्छा ट्रैक था। तो उसमें गाना जब गाया तो उसके बाद वो चल पड़ा। लेकिन मैं फिर भूल गया बात कि मैं बात कह रहा था कि वो गीत मुझे मिला कहाँ से। तो वो गीत हम बचपन से चंद्र सिंह राय जी, गणेश वीरान जी वगैरह वगैरह को मैं सुनता था, तो वो गाना मेरे बचपन से सुना हुआ था। सोली गोरे घुड़दगड़ा कैसेट में बी साइड में था वो गाना। उसके बाद बिगड़ैली बसंती गाना था, मुझे इतना तक याद है, मैं बहुत बार सुनता था उस कैसेट को। हमारे यहाँ श्रीनगर में एक प्रतियोगिता होती है, श्रीनगर के सितारे तो उसमें मेरे को हमेशा नगर पालिका से कहा जाता है कि आप उसे अरेंज कराइए। तो मैंने म्यूजिशियन के तौर पे वीरेंद्र भाई को एज ए कीबोर्ड में बुला दिया और पूरी टीम बुलाई। तो वीरेंद्र भाई मेरे घर आए और उन्होंने उस दिन वो गाना मेरे को सुनाया स्टूडियो में। वो नेट पे वीडियो मिल जाएगा आपको। तो मुझको लगा यार ये गाना फ्यूज़न करना चाहिए, है ना। सुना हो था ही, इसको फ्यूज़न करता हूँ मैं। उन दिनों तो मैं रहता था कोई गाना मेरे समझ में आया तो मैं फ्यूज़न करूँ, क्योंकि मुझे कोई रोक टोक था नहीं, है ना, कोई समस्या थी नहीं। लेकिन अब बड़ी दिक्कतें होती है कि हम कोई गाना करें तो कई चीज़ें कह दी जाती है कि कॉपी करा है, ये करा है, वो करा, कई समस्याएं होती हैं। तो वो हमने किया। इवन मैं परफॉर्म करता हूँ जैसे मंच पे, तो लोगों को इतनी हेट है कि लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कि यार तुम राय जी का गाना गा रहे हो, उनका नाम ही नहीं ले रहे हो। जबकि लोग वीडियो में एक दिन किसी ने कमेंट किया था फेसबुक पे, तुम राय जी का गाना गा रहे हो, उनका नाम ले रहे हो। लेकिन जब मैं गीत गा रहा हूँ, वीडियो नहीं देख रहा हूँ, आदमी वीडियो में सबसे पहले मैं राय जी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन लोगों को हेटर्स इतने हेट हो गए कि लोग बहुत समस्याएं, बहुत परेशान फेसबुक के माध्यम से करने लगे। और मैं उन दिनों फेसबुक पढ़ता भी था, देखता भी था, और बड़ा बुरा भी लगता था, मन ख़राब भी रहता था। लेकिन गीत चल रहा था तो अच्छा भी लगता था। तो खैर मैं गुंजन पे आता हूँ। हमने गुंजन ने मिलके उस गाने को करा, और वो गीत जो है बड़ा अच्छा, उसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आने लगा। उसके बाद मेरे को जो हमारा मैनेजमेंट देखते हैं यूट्यूब का, उनकी तरफ से आया कि आपका टाइटल बहुत बड़ा हो रहा है गाने का। बीच में उस समय चला नहीं था गाना इतना, आप इसका टाइटल छोटा कर दीजिए। वो टाइटल था ट्रिब्यूट टू स्वर्गीय चंद्र सिंह राही, अमित सागर, न्यू सॉन्ग, ब्रांड न्यू सॉन्ग, गुंजन डंगवाल 2017। बहुत बड़ा टाइटल होता था उस समय, लिखते थे हम लोग। उसने कहा अब ये ट्रेंड चला गया, आप छोटा कर दीजिए टाइटल, जैसे कि किशनमय पाल जी गाना का फ्यूं लड़िया, किशनमय पाल फ्यूं लड़िया, ऐसे कर दीजिए, टाइटल में इतना नाम नहीं लिखिए। तो मैंने कर दिया। और मैंने एक को बोल दिया कि मेरे को जरा पोस्टर बना के भेज दे इस गाने का। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने पोस्टर बना के भेजा। उस पोस्टर में गुंजन डंगवाल जी की फ़ोटो थोड़ा छोटी लग गई, थोड़ी क्या बहुत ही छोटी लग गई। और वो बात गुंजन ने मेरे से तो कही नहीं, लेकिन उसने फेसबुक में एक पोस्ट डाल दिया कि भाई 2 फोटो डाली, उसमें लिख दिया कि इसमें फ़र्क देखिए। तो उसमें मेरे इधर 2000 सब्सक्राइबर थे और इधर 20,000 सब्सक्राइबर हो गए थे गाने के चैनल के। तो लोगों ने नीचे से लिखना शुरू कर दिया, बहुत बहुत बधाई अमित जी, और बहुत बधाई गुंजन वाले, तो बहुत अच्छा हो गया कि। लेकिन गुंजन जिसमें ये बताना चाह रहे थे कि मेरा फ़ोटो हट चुका है, और मुझसे नहीं कह पाए वो। लेकिन लोगों ने थोड़ा उनसे कुछ बातें करी होंगी इस ढंग से कि वो थोड़ा सा उनकी बातों में भी आ गए। कला का एक ऐसा फील्ड है कि कलाकारी में बहुत समस्याएं होती हैं, जेलसी होती है, बहुत समस्याएं होती हैं। घर वाले भी बोलते हैं, इधर से कोई और ही बोल रहा है, दोस्त बोल रहे हैं। जैसे मेरे कई बार नाम आ गया कहीं पे कि वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, तो जैसे हम 2 सिंगर हैं, अमित सागर और किसी का नाम डैश 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 ने प्रस्तुति दी,
तो खुश हैं ऐसा आगे कि जिस कलाकार ने और अमित सागर ने प्रस्तुति, तो घर में होते हैं 2-3 बोलने वाले कि यार तेरा नाम सेकंड लिख रखा है ना। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और कलाकार का होता है एक अहम होता है, अलग होता है, थोड़ा कलाकार का हल्का सा अलग मिजाज होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से तो वो चीज़ शायद उनको बुरी लगी गुंजन जी को, उन्होंने मेरे से कही नहीं, लेकिन पोस्ट था उस पर। तो खैर उन्होंने पोस्ट हटा भी दी थी वो क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था उनको लेकिन अंदर खाने वो थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से नाराज हो गए जिस ढंग से भी। मैंने उनसे उसके बाद कोई ज़्यादा इस ढंग से बात नहीं, मैं फ़ोन करता था, नॉर्मली बात होती थी। तो मैं उनको फ़ोन करता रहा, उनकी तरफ से जवाब आने थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, और मेरे ख्याल से व्यस्त हो गए, शिलोंग वगैरह चले गए। उनके पापा जी के मुझे फ़ोन आया कि यार वो शिलोंग वगैरह गया है और आपसे बात हो रही, तो मेरे से बात हुई तो दोनों हो नहीं रहे थे। उनके पापा जी मेरे अच्छे करीबी हैं। तो ये गीत जब आने लगा, चैत की चैतवाली जब हिट होने लगा, तो बस इसके बाद मेरी गुंजन से ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी, लेकिन मैं उसको कॉल करता था, वो कॉल उठाता नहीं था। अब मेरे ख्याल से बहुतों के कॉल उस समय व्यस्त हो गया था, नहीं उठा पा रहे थे, जो भी समस्याएं थी। उसके बाद मैंने एक गीत सोचा, चैत की चैतवाली थोड़ा चल पड़ा, है ना। तो उसके बाद मेरे से मैंने गज़लें भी गाई गढ़वाली, वो भी लोगों ने पसंद करी। लेस्ले लुइस के साथ 2017 मेरा बहुत सारा लेस्ले लुइस के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, हम दोनों साथ में गाना कर रहे थे। लेकिन अच्छे के साथ साथ बुरा भी साथ साथ चलने लग जाता है, ये मेरे साथ रहा काफ़ी। इधर चैत की चैतवाली हिट हुई और मेरे को परफॉर्मेंस से फुर्सत नहीं, मैं यूट्यूब नहीं देख रहा हूँ, मेरे यूट्यूब में कितने अर्निंग हो रही, क्या हो रही है मैं देख नहीं रहा, कितने व्यूज़ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। 2 महीने तक मेरा यूट्यूब में अर्निंग भी नहीं हुई, मतलब कुछ टेक्निकल इशूज़ से, पर मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मैं शोज़ में बिजी हूँ। उसी दौरान मेरी माता जी को कैंसर हो गया और मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि माता जी को इधर कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो कैंसर एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत दर्दनाक है। फिर मुझसे लोगों ने कहा कि अरे मछलियों का गाना गाया तुमने तो इसलिए भी है, और ये पूजा कराओ, ये कराओ, है ना, कई चीज़ें रही। हम पहाड़ी लोग, हम डरे भी, हमने किया भी। और मैं उन दिनों मेरा मन स्थिति मेरी ख़राब थी, क्योंकि भगवान ना करे, परमात्मा ना करे किसी घर में कभी कैंसर हो, क्योंकि एक आदमी जब दर्द में होता है, और ख़ास तौर पे आपका आपकी माँ दर्द में, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई इंजेक्शन कोई दवाई काम नहीं करती है, तो आप बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। तो मैं उस दिनों बड़ा टूट गया। मैं शोज़ करने जाता था, मैंने एक सिस्टम बनाया था, मैं गाना गाते गाते डांस करता था, लोग बड़े हंसते थे उसमें, और आज भी कई लोग हंसते हैं कि अमित सागर ऐसे घूमता है लेकिन हमने उस समय वीडियो बन रहा है चैत की चैतवाली का, और मैं थोड़ा लोगों के कहने पे लोग कह रहे वाह वाह कमाल हो रहा, तो मैं और भी कर रहा हूँ उस चीज़ को, चाहे वो गलत है चाहे अच्छे। वीडियो जब आया तो लोगों ने बड़े नाराज़गी आज तक लोग जताते हैं, और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ सभी से कि अगर आप लोगों को उस वीडियो में कुछ कमियाँ लगी हैं, तो पर हमने प्रयास किया था कि अच्छे से अच्छा बन पाए। तो उस दौरान माता जी जब बीमार हो गई तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा, और मैं शोज़ करने जब जाता था तो मेरा मन नहीं है गाना गाने का, मैंने डेट ले रखी, पर मैं गाना गा रहा हूँ। उधर माता जी को हमारे कीमोथेरेपी हो रही है, माँ परेशान है, और मैं इधर परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। नीचे से आदमी कह रहा है आज आपने चक्कर नहीं मारा, आप डांस नहीं किया आपने आज। अब मेरा मन तो टूटा हुआ है, लेकिन फिर मैं परफॉर्मेंस करता था कि यार किसी को अगर मेरी परफॉर्मेंस से खुशी होती, कई लोग शायद ज़िंदगी में परेशान होंगे, शोज़ के लिए आएंगे कि यार यही थोड़ा खुशी मिल जाए। तो फिर मैं ज़ोरदार परफॉर्मेंस करने लगा मंचों पे कि यार जैसे भी है, घर में जो समस्या हो, तो जो परेशानी चल रही हो चली रही है, पर मैं मेरी वजह से किसी के चेहरे में भी खुशी आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ। और मैं बहुत बदला उस समय, और मैंने ये दोनों चीज़ें एक साथ देखी, एक सक्सेस हो रही है मुझे, 9/12 टाइम्स में फ्रंट पेज पे छापा जा रहा है, मुंबई दिल्ली, और रिलायंस का मॉल खुला यहाँ देहरादून में मेरे हाथों से खोला जा रहा है, और सीएम साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी में मंच में ऐसे बहुत बड़ा कई लोगों का अवार्ड किया जा रहा है, उत्तराखंड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, और उसमें सिर्फ मेरे बारे में सीएम साहब बात कर रहे हैं, जबकि मेरे से बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, आर्टिस्ट भी मैं नाम लूँगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे हैं, वो उनके बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ अमित सागर के बारे में बात हो रही है, परफॉर्मेंस भी सिर्फ मेरी हो रही है। तो ये पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन साथ साथ में माता जी बीमार चल रही हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही, मैं इससे थोड़ा मानसिक तौर पर टूट गया। उसके बाद कई लोगों को शिकायत रहती कि अमित सागर चले गए, अमित सागर अब नया गाना ला रहे, फिर मैं लाता गया, पर वही मैं कह रहा हूँ किस्मत की बात होती है। अरे चैतवाली का बोझ बहुत भारी है, चैत की चैतवाली का। नेगी जी ने जब विमोचन हुआ था गाने का, तो नेगी जी ने कहा था कि ये अमित के लिए चैलेंज रहेगा कि इससे अच्छा क्या करेगा ज़िंदगी में, और वो आज भी मेरे चैलेंज में जब कोई गीत लाता हूँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं, है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा चले, कि मतलब लोगों तक अच्छे से अच्छे कंटेंट, बहुत बुरे बुरे कंटेंट भी चलते हैं, पर मैंने अपने साइड देखा कि मेरे अच्छे अच्छे कंटेंट भी लोगों ने अस्वीकार कर दिए,
वो अभिषेक बच्चन वाली बात मैं महसूस करता हूँ उसमें। लेकिन फिर मैं सोच के आगे बढ़ता रहता हूँ कि जिस दिन किस्मत में होगा उस दिन फिर से उठेंगे और लड़ेंगे जब तक परिस्थितियाँ रहेंगी, कोशिश करेंगे। हेटर्स भी बहुत हैं और प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैं लड़ूंगा और आगे इसमें बहुत जल्द परमात्मा चाहेगा। इसी सावन में मुझे एक भाई स्वरूप एक मित्र मिले हैं जिन्होंने मेरे अंदर बहुत ऊर्जा भरी है, शिवानंद दुबे। तो वो शिवनी है मेरे लिए इस समय। तो उनके साथ साथ देखिए बहुत जल्द कुछ ही महीनों में परमात्मा चाहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ फिर भी किस्मत आगे है ना, कोशिश हम लोग करेंगे। तो फिर मैं गया दिल्ली शो करने। तो मेरे को एक मित्र ने कहा हमारे, यार तू एक गाना, मैंने कहा गाना भैया मैं और करने की सोच रहा हूँ फ्यूजन। मैं फ्यूजन करने का एक्सपर्ट था, मुझे गढ़वाली फ्यूजन कहा जाता। मैंने कहा हरी बोला जिन्ने की जी का मैं वो करता हूँ, हरी बोल इसका स्टार्ट वैसे हो रहा चैतुले जैसे कर। तो मैं आया, मैंने उसे अरेंज करना शुरू किया। मैंने गुंजन को फ़ोन किया। गुंजन को मैंने पिछले चैत की चैत वाली में गुंजन को 1 रुपये भी नहीं मिला, क्योंकि वो पैसे लेता नहीं था मेरे से, है ना। मैंने उसे बोला था कि मैं तुझे जो एप्पल का कंप्यूटर होता है, आई मैक बोलते हैं, मैक मैंने कहा मैक तुझे मैं गिफ्ट करूँगा, मैंने फ़ोन में कहा उसे। तो कुछ दिनों पहले मेरी गुंजन से मुलाकात भी हुई थी। तो गुंजन ने कहा था कि सर आप जब कहते कि मैं तुझे मैक दूंगा, तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। खैर मेरे तो कहाँ से देना था मैंने मैक, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे दोस्त कहते थे कि बेवकूफ़ बना रहा तेरे को। तो इस ढंग से अब उनके दोस्तों ने मतलब इस ढंग से करा हो गया, जिसने भी किया होगा। और उन्होंने उस दिन मेरे से करी ये बातें बहुत सारी। उनका मेरे को 3-4 महीने पहले फ़ोन आया। मैं बड़ा इमोशनल आदमी, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते, कि मैं गुंजन बोल रहा हूँ। मैंने गुंजन सर, मैं गुंजन डंगवाल बोल रहा हूँ। मैं बड़ा काँप सा गया, मुझे बहुत खुशी हुई गुंजन का फ़ोन आने से, क्योंकि अंदर खाने कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि यार कि हमारे तो छोटा बच्चा था काफ़ी, और बहुत इज्जत करता था मेरे से। तो आधी उम्र के होंगे, तो बहुत इज्जत करता था। तो उसने मेरे से बोला कि सर मैं तो मेरे को बड़ा, मैंने भावुक होकर कहा भी उसे कि यार मैं काँप रहा हूँ तेरा फ़ोन आया तो, क्योंकि मेरे अंदर इस बात को था कि अरे बच्चा मेरे से नाराज़ हो गया है किसी वजह से। और मैं मतलब ये मकसद नहीं कि मैं गाना करूँ तेरे सामने, उससे सब सारे कहें, क्योंकि बर्मी कॉल इसलिए मैं इसमें सब कुछ सच ही कह रहा हूँ, मन की बातें वो फ्लो के साथ आती जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं डिप्रेशन में चला गया था और मेरे सुसाइडल डिप्रेशन था मुझे ऐसा वैसा। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे थे सर कुछ गाना करते हैं साथ में। मैंने कहा ठीक है करते हैं। और मैं बड़ा भावुक आदमी, मैंने उसी टाइम गाना भी सुना दिया उसे, ऐसे ऐसे गाना करना है। उसने कहा ठीक है सर करते हैं, है ना। तो फिर मैं मिलने भी गया गुंजन से और हम लोगों ने गाना शुरू किया, चैतवाली 3। हम दोनों ने साथ मिलकर चैतवाली 3 करते हैं। हमने कोशिश करी, लेकिन वो परमात्मा को कुछ और मंजूर था। हम दोनों ने उस दिन मिलकर आपस में गिले शिकवे मिटाए, पूरी बातें क्लियर करी, सारी बातें। और दोनों मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा था कि यार गुंजन बहुत अच्छा म्यूज़िक करे थे। और ये सच बात है, इसमें झूठ नहीं है कि गुंजन ने कई सिंगर्स को बनाया, इसमें भी सच है। म्यूज़िक अच्छा दिया। और मैं कह रहा हूँ वही भाग्य की बात होती है, जब कोई गाना बना उसमें वीडियो भी अच्छे बने, सब कुछ टोटली अच्छी, पूरा पैकेज होता है गाने का ना। और बहुत अच्छे उनकी प्रसिद्धि रही। और एक छोटे समय में जितना अच्छा काम करके म्यूज़िक में, मैं एक बात और कह दूँ कि वो इंटरनेशनल लेवल के म्यूज़िक कंपोज़र थे, मतलब म्यूज़िक के जो अरेंजमेंट करते थे और जो म्यूज़िक उनके हाथ से निकलता था, डांस नंबर्स के लिए तो वो मास्टर आदमी थे। और मैं ये मतलब ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, ये सारी दुनिया मानती है, मेरे कहने से वैसे भी इस बात में इतना वजन नहीं आता, लेकिन ये सत्य बात है कि गुंजन टैलेंटेड थे। तो उन्होंने वो गाना उस दिन हमारा तय हो गया कि चैतवाली 3 करेंगे, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। और बड़े दुखी मन से खबर मिली कि गुंजन जी नहीं रहे। तो मेरे को तो खैर बड़ा अफसोस रहा, और अफसोस वो जीवन भर रहेगा, क्योंकि जहाँ भी चैत की चैतवाली, अमित सागर की बात होती है, मेरा नाम अमित सागर है वैसे, लेकिन लोग जानते मुझे चैत की चैतवाली की वजह से। और आप कहीं भी मुझे मिलाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे वो गीत इतना बड़ा है, जैसे आप कहते हैं कि ये नरेंद्र सिंह नेगी हैं, इन्होंने सुर मसरे लगाया है, ये गाया वो गाया है, लेकिन मेरे साथ अलग है, ये कहते हैं कि चैत की चैतवाली के सिंगर हैं अमित सागर। तो चैत की चैतवाली बहुत बड़ा गीत है। तो उस गीत की जब भी बात होगी तो उसमें गुंजन डंगवाल जी का नाम और स्वर्गीय चंद्र सिंह राय जी का नाम आता ही आता है, और आएगा भी, क्योंकि वो 3 लोगों के लिए बहुत बड़ा गीत है। चंद्र सिंह राय जी, स्वर्गीय चंद्र सिंह राय जी, गुंजन डंगवाल जी और अमित सागर। गुंजन जी जब मुझे मिले तो उनके अंदर भी थी ये बात,
उन्होंने मुझसे जाहिर नहीं, बातों बातों में, हर बात में कि सर मेरे को वहाँ गया मैं, तो उन्होंने आपके उसमें भी कहा कि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ दिया एक बार ऐसे, तो उसमें उन्होंने मेरे से भी कहा कि मैंने वहाँ कह दिया कि भाई मैंने चैत की चैत वाली म्यूज़िक बना रखा है। तो चैत की चैत वाली इतना बड़ा गीत था कि आइडेंटिटी हम तीनों की रही, हम दोनों की तरह ही। राय जी ने तो खैर बहुत और भी लेजेंडरी सॉन्ग दिए हैं, पर हम दोनों के लिए काफ़ी एक सफल गीत रहा। तो उसके बाद मैं जब गाना कर रहा था तो मैंने उस समय हरी बोला जी मैं गाना कर रहा था, मैंने गुंजन को ऑफ़र किया। गुंजन ने कहा कि सर मैं नहीं करूँगा काम, फ़ोन उठा लिया उसने कहा मैं एक काम नहीं करूँगा। मैंने उसे पैसे ही बोले, उसने मना कर दिया। फिर मैं उसे फ़ोन करता था लेकिन वो फ़ोन उठाता नहीं था, क्योंकि मेरे को उसके से कोई नाराज़गी नहीं थी। और एक बात आज की डेट में एक फ़ैशन है वैसे मैं देखूँ, और ये हर जगह है, कुछ ही लोग हैं जो फ़ोन उठाते हैं आज की डेट में, फ़ोन नहीं उठाते लोग। मैं बहुत लोगों को फ़ोन करता हूँ तो पहला फ़ोन तो उठाते हैं कि अरे अमित सागर जी बात करेंगे वगैरह वगैरह, दूसरे फ़ोन से फ़ोन उठाना बंद कर देते। शायद लोगों के सामने दिखाते होंगे फ़ोन कर रहा है मुझे ऐसा महसूस होता है। और कई लोग दिखाते भी। एक दिन मेरे एक साथी था, आर्टिस्ट थे वो, तो कभी गजेंद्र राणा जी का फ़ोन आ रहा, कभी मंगलेश डंगवाल का फ़ोन आ रहा, पुरानी बात है, तो कह रहे मुझे फ़ोन कर रहे हैं बार बार, ये है ना एक म्यूजिशियन इस ढंग से, तो लोग शायद दिखाते भी हैं। आज के युवा बहुत कम फ़ोन उठाते हैं, मैंने महसूस किया है, और वो थोड़ा बुरा भी लगता है। और बड़ा एक सेलिब्रिटी कल्चर जो होता है वो तो ख़त्म हो चुका है अब। तो अब मैं बॉग मार देता हूँ, मुझे क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरे कहने से कोई बातें सुधरेंगी नहीं, फेसबुक में कुछ भी बातें करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। धरातल पे जाके बात की जाए तो उसका कुछ असर होता है। मतलब बातें होती रहती हैं, बहस होती रहती है, और उसका रिजल्ट जीरो होता है ना। एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश होती है, और नीचे साथ में दोनों नीचे जा रहे होते हैं जो बहस में फंस रहे होते हैं। तो मैंने अब उससे ब्लॉग मारने शुरू कर दिया, अब कोई भी कुछ भी कहे। तो बस मैंने फिर मेरे को थोड़ा बेचैनी हो गया। मैंने नेगी जी को फ़ोन किया, नेगी जी कि भेजी लोग आगे नहीं बुना। नेगी जी ने बोला यार लोग क्या लोग बुना रहे हैं बोले, है ना, तुम काम करते रहो। तो फिर मैंने उस दिन मैंने सोचा कि मैं यार फ्यूज़न नहीं करूँगा किसी गाने का, अपने गाने करने की कोशिश करूँगा। अब मैंने फिर रिसर्च करी, कुछ गाने लाया, जागर वागर करता रहा, गज़लें भी करता रहा, और साथ साथ में चीज़ें चलती रही। अब धीरे धीरे करके वही मैं कह रहा हूँ, फिर जैसे एक फुर गिंडोड़ी आ जाए, मैंने फिर एक गाना फ्यूज़न कर ही दिया। लोगों ने कहा कि इसको कर लीजिए, उसको किया। उसके बाद वो गाना थोड़ा टिकटॉक की वजह से चलने लगा। फिर वही फ्यूज़न वाला गाना चला, कि जिस गाने को लोग पहले से, क्योंकि मैं पुराने गानों को फ्यूज़न करने में थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ मानता हूँ अपनी, वो गाना चला। उसके बाद थोड़ा हो गया कि अमित सागर का दूसरा गाना एक फुर गिंडोड़ी भी ठीक चल रहा है। तब तक क्या है कि कोविड आ गया, और कोविड की वजह से बंद हो गया सब कुछ। मन स्थिति मेरी भी ख़राब हो गई, मैंने भी शोज़ वोज़ करने उस समय बंद मैंने किया, अपना ही बंद हो गए। तो मैं जब पब्लिक से नहीं मिला इतने समय से, तो मन स्थिति ख़राब रही, तो मैंने गाने नहीं किए इस दौरान, कम से कम गाने किए यूट्यूब चैनल में भी। और अब नए नए गीतों को लेके आ रहे हैं। अच्छा, बातों बातों में एक बात कहना, जो मेरा सौभाग्य रहा, जिन बातों को लेकर मेरे को याद आई बात, कि मैं जब स्कूल में था, और स्कूल में 5 और 6 में फेल हुआ जैसे स्कूल में, और स्कूल में बड़ा धुतकारा भी जाता है बच्चा, सभी धुतकारे जाते हैं, लेकिन मेरे को सौभाग्य मिला, मैं उसी स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर ही मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं, क्योंकि मेरा एमए म्यूज़िक रहा और संगीत प्रभाकर की डिग्री मेरे पास थी, तो मैंने उसी स्कूल में अपने क्लास टीचरों के साथ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनके साथ स्टाफ रूम शेयर किया। ये मेरा एक सौभाग्य रहा जीवन का। और उसी स्कूल की किताब में जो साल भर की छपती है, उसमें मेरे को इंटरव्यू छापा गया मेरा। तो ये एक सौभाग्य रहा जीवन का। और साथ साथ में कुछ चीज़ें चलती रहीं और चलती जा रही हैं। और फिलहाल बस मैं ये कहूँगा कि लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आगे भी। मुझे नहीं लगता किसी उत्तराखंडी कलाकार ने आज तक मर्सिडीज़ ली या BMW ली। मेरा ड्रीम है वैसे कि मैं जब शोज़ के लिए मेरी बात होती है कहीं भी बाहर, प्रवासी बोलते हैं कि कितना पैसा लोगे आप, तो मैंने एक अच्छी रकम तो नहीं, फिर ठीक ठाक रकम मैं यहाँ साझा नहीं करूँगा। फिर मैं बोलता हूँ तो यहाँ के कलाकारों के हिसाब से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और ये बस। तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक ड्रीम है कि हमारा उत्तराखंड का कलाकार, आप लोगों को शायद बोलेंगे यार कलाकार तो कलाकार, कि उत्तराखंड का कलाकार BMW से उतरे, मर्सिडीज़ से उतरे। अगर चैत की चैत वाली पंजाबी गाना होता तो बात कुछ और होती। और अच्छा, मैं कह रहा था हमारा जो गीत आ रहा है अभी, हमारा हेला बाबा जागर हमारा शिवानंद दुबे जी ने पेश किया। उसके बाद हमारी अभी 4 गज़लें हम गढ़वाली में लेके आ रहे हैं,
और ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आज डेट में लोग ढिक चिक सुनना चाहे, ढिक्का टिक्का एक होता है, वो लोग ढिक और ता, ढिकता डिता उसमें सुनते पसंद करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसको अच्छा सा गज़लों में, और जो बिल्कुल पहाड़ी अंदाज की गज़लें होंगी जिसको पहले भी लोगों ने स्वीकार किया, एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ आ पाएंगी। और इसका जो श्रेय है वो शिवानंद दुबे जी को दूंगा कि वो प्रयास कर रहे हैं, कि उनका कहना है कि वो, मैं एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो हमें सपोर्ट कर सकें बिना स्वार्थ के। एक होता है कि स्वार्थ के साथ कि वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा हीरो बनेगा, मेरी बेटी हीरोइन बनेगी, या मैं खुद हीरो बनूंगा, उस स्वार्थ को हटा के सिर्फ काम के लिए काम करने में। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द कुछ अच्छे गीत मेरी साइड से गाएंगे, और हमारे जितने भी कलाकार हैं सब अच्छे गीत करेंगे ही। नमस्कार।